नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नेपोलियन बोनापार्ट डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1799 केको कॉर्सिका के अजियाको में हुआ था। नेपोलियन फ्रेजर्स फ्रांस में उतरा, जहां उन्होंने फ्रांसीसी निर्देशिका फ्रांस के अलोकप्रिय शासी निकाय को उखाड़ने में मदद की। उन्हें नए स्थापित फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास में पहली कांसुल का नाम दिया गया था। 1800 में उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व इटली में किया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई लोगों को हराया और इटली को फ्रांसीसी नियंत्रण में लाया। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच और रोमन कैथोलिक के बीच सद्भाव बहाल किया और शिक्षा के पुनर्गठन के माध्यम से फ्रांस में सुधार की स्थिति, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना और नेपोलियन संहिता को शुरू करने से फ्रांस के कानूनी प्रणाली में सुधार किया। नेपोलियन ने सरकार को केंद्रीकृत करके क्रांति के बाद फ्रांस की स्थिरता को बहाल करने, बैंकिंग प्रणाली जैसे सुधार संस्थानों और विज्ञान और कला का समर्थन करने के लिए काम किया। स्थानीय मानकों से दूर नेपोलियन के माता पिता अमीर नहीं थे और कुलीन वंश के उनके जोरदार दावे जांच के लिए खड़े नहीं हो पाए। उनकी मां लेटिजिया और नेपोलियन बोनापार्ट फादर कार्लो कॉर्सिका के पूंजीपति वर्ग का हिस्सा थे। एक बार फ्रांसीसी कब्जे के लिए कॉर्सिकन के प्रतिरोध में शामिल होने के बाद कार्लो ने फ्रांसीसी के साथ व्यक्तिगत शांति बना ली थी। जब नेता पास्क्वाले पाउली को भागाने के लिए मजबूर किया गया था और शाही अदालत का मूल्यांकन कर्ता बन गया था। नेपोलियन के जन्म के संदर्भ में उनके उल्लेखनीय भविष्य पर संकेत दिया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक नेपोलियन संहिता थी, जो एक यूरोपीय कानून में नागरिक कानून प्रणाली के साथ स्थापित होने वाला पहला कानूनी कोड था। नेपोलियन संहिता यूरोपीय सीमाओं से परे देशों को प्रभावित करती थी, क्योंकि नेपोलियन युद्धों के दौरान और बाद में बनाए गए कई देशों के कानून पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा था। नेपोलियन बोनापार्ट संहिता कानूनों और लोगों के साथ विवाह, नागरिक अधिकार, अभिभावक बच्चे के रिश्तों, संपत्ति और स्वामित्व सहित विवाह के माध्यम से विरासत, अन्य अधिकारों के साथ निपटा। नेपोलियन ने यह भी आग्रह किया कि यूरोप के क्षेत्रों में यहूदी को भूमि और संपत्ति के मालिक होने और आजादी से पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यद्यपि ये रूढ़िवादी चर्च से निंदा करता था। उनका मानना था कि धार्मिक स्वतंत्रता एक यहूदी आबादी को फ्रांसीसी नियंत्रित क्षेत्रों में आकर्षित करेगी। इस प्रकार यहूदियों के साथ फ्रेंच समाज को एकजुट करेगा। हालांकि 1805 में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी नौसेना की ताकत को नष्ट कर दिया। नेपोलियन ऑस्ट्रेलितिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया और रूस को हराकर सक्षम था। नेपोलियन बोनापार्ट का करियर। बाल व्यवस्था में ही नेपोलियन बोनापार्ट फैमिली के भरण पोषण का उत्तरदायित्व कोमल कंधों पर आने के कारण उसे वातावरण की जटिलता अनुसार व्यवहार करने की कुशलता मिल गई थी। फ्रेंच क्रांति में उसका प्रवेश युगांतकारी घटनाओं का संकेत दे रहा था। फ्रांस के विभिन्न वर्गों से संपर्क स्थापित करने में कोई संकोच या हिचकिचाहट नहीं थी। उसने जैकोबिन दल में प्रवेश किया था। 20 जून के तुलेरिया के अधिकार के अवसर पर उसे घटनाओं से प्रत्यक्ष परिचय हुआ था। फ्रांस के राजतंत्र की दुर्दशा का उसे पूर्ण ज्ञान हो गया था। यहीं से नेपोलियन के विशाल व्यक्तित्व का आविर्भाव हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय तक फ्रेंच क्रांति पूर्ण अराजकता में परिवर्तित हो चुकी थी। जैकोबिन और गिरडस्ट दलों की प्रतिनिधित्वता और वेमनसय के परिमाण स्वरूप ही आतंक का शासन संचालित किया गया था, जिसमें एक एक करके सभी क्रांतिकारी, यहाँ तक कि स्वयं रायबसपीरिया भी मार डाला था। 1793 में टूलान के घेरे में नेपोलियन को प्रथम बार अपना शौर्य एवं कला प्रदर्शन का अवसर मिला था। डायरेक्टोरिया का एक प्रमुख शासक बैरास उसकी प्रतिभा से आकर्षित हो उठा था।
1795 में जब भीड़ कन्वेंशन को हुई थी तो डायरेक्टरी द्वारा विशेष रूप से आयुक्त होने पर नेपोलियन ने कुशलतापूर्वक कन्वेंशन की रक्षा की और संविधान को होने दिया। इन सफलताओं ने सारे फ्रांस का ध्यान नेपोलियन की ओर आकृष्ट किया। डायरेक्टरी ने उसे इटली के अभियान का नेतृत्व दिया। 2 मार्च 1796 एक सप्ताह में उसने जोजेफिन से विवाह किया और अपनी सेना सहित इटली में प्रवेश किया। नेपोलियन बोनापार्ट राजा कैसे बने? नेपोलियन 16 साल का हुआ जब सेना के उच्च विभाग में नियुक्ति के लिए नेपोलियन का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें अनेक उत्तर सुनकर परीक्षक चकित रह गए। अब उन्हें तोपखाने की सेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट के पद मिला था, जिसमें आय भी थोड़ी ज्यादा थी। 1796 में उन्हें इटली की फ्रेंच सेना का कमांडर बना दिया गया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रिया एवं उसके मित्र राष्ट्रों को शांति कायम करने के लिए विवश किया। 1788 में उन्होंने ऑटोमन द्वारा शासित मिस्र को जीत लिया था। अब फ्रांस एक नए संकट से जूझ रहा था। जब ऑस्ट्रिया व रूस ब्रिटेन के साथ मैत्री कर चुके थे, उधर तरफ नेपोलियन पेरिस लौट गया था, जहां सरकार संकट में थी। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट को उनको फ्रांस का वाणिज्य दूत चुना गया। 1804 में नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। अब सरकार में आते ही नेपोलियन ने सरकार के केंद्रीकरण, बैंक ऑफ फ्रांस के निर्माण, रोमन कैथोलिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा और कोड नेपोलियन की सहायता से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया था। 1800 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। उन्होंने एक जनरल यूरोपियन शांति समझौता किया, जिसमें पूरे महाद्वीप पर फ्रेंच सत्ता स्थापित हो गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कितने युद्ध किए? नेपोलियन बोनापार्ट जब तक सत्ता में रहा, यूजीन रहारा यूरोप त्रस्त था। इन युद्धों को सम्मिलित रूप से नेपोलियन के युद्ध कहा जाता है। 1803 से लेकर 1819 तक कोई 60 युद्ध उसने लड़े थे, जिसमें से 7 में उसकी पराजय अपने अंतिम दिनों में है। इन युद्धों के फलस्वरूप यूरोपीय सेनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। परंपरागत रूप से इन युद्धों को 1972 में फ्रांसीसी क्रांति के समय शुरू हुए क्रांतिकारी युद्धों की श्रृंखला में ही रखा जाता है। आरंभ में फ्रांस की शक्ति बड़ी तेजी से बढ़ी और नेपोलियन ने यूरोप का अधिकांश भाग अपने अधिकार में ले लिया। 1892 में रूस पर आक्रमण करने के बाद फ्रांस की बड़ी तेजी से उन्होंने पतन किया। फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध। मई 1803 में फ्रांस और इंग्लैंड में परस्पर युद्ध छिड़ गया। नेपोलियन ने इटली के पिंडमांड राज्य को फ्रांस में सम्मिलित कर लिया। हॉलैंड को अपने अधिकार में करके वहां के एडवर्प बंदरगाह को जल सेना के लिए विस्तृत करना प्रारंभ कर दिया। उसके ये कार्य इंग्लैंड के हितों के विरुद्ध थे, इसलिए 18 मई 1803 को इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नेपोलियन की हार कब हुई? नेपोलियन बोनापार्ट ने 60 युद्धों में भाग लिया, जिसमें से केवल 7 में हार का सामना किया, जो उनके पतन के समय थे। साल 1812 में नेपोलियन द्वारा रूस पर आक्रमण के पश्चात फ्रांसीसी प्रभुत्व का तेजी से पतन हो गया। साल 1894 में नेपोलियन की हार हुई, वो लौट गए और अंत में साल 1895 में वाटरलू के युद्ध में अंतिम रूप से हार गए। फ्रांस का सम्राट। इन सुधारों से नेपोलियन को यथेष्ट सफलता प्राप्त हुई और मार्च में वो फ्रांस का सम्राट बन गया। इस घटना से सारे यूरोप में एक हलचल पैदा हो गई। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे। नेपोलियन ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए उत्तरी समुद्री तट पर बोलोन में अपनी सेना भेजी। इंग्लैंड ने उसके उत्तर में अपने इंग्लिश चैनल स्थित नौसेना की टुकड़ी को जागरूक किया और फिर हर भिड़ंत में नेपोलियन को चकित करता गया। आमिर की संधि के समाप्त होते ही विलियम पिट शासन में आया और उसने इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, यस आदि राष्ट्रों को मिलाकर एक तृतीय गुट बनाया। नेपोलियन ने फिर ऑस्ट्रिया के युद्ध मोर्चाबंदी की और
सीस आल्पाइन गणतंत्र को समाप्त कर स्वयं इटली के राजा का पद ग्रहण किया। ऑस्ट्रिया को उल्म के युद्ध में हराया। ऑस्ट्रिया का शासक फ्रांसीसी भाग गया और जार की शरण ली। इधर ट्राफलगर के युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन की जलसेना को हरा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु। रूस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की मौत को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि उनकी मौत का कारण पेट का कैंसर था। वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सन 2001 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने नेपोलियन के बाल का परीक्षण करके पाया कि उसमें आर्सेनिक नामक जहर था। ये कहा गया कि संभवतः सेंट हेलोन के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर नेपोलियन की हत्या की साजिश रची। फिर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बिल्कुल ही अलग व्याख्या की। उन्होंने कहा कि नेपोलियन की बीमारी का जो उपचार किया गया उसी ने उन्हें मार दिया। उन्हें नियमित रूप से पोटेशियम टार्ट्रेट नामक जहरीली नमक दिया जाता था जिससे वो उल्टी कर सके, और एनीमा लगाया जाता था। इसमें उनमें पोटेशियम की कमी हो गई जो कि दिल के लिए घातक होती है। नेपोलियन को उनकी आंतों की सफाई के लिए 600 मिलीग्राम मर्क्यूरिक फ्लोराइड दिया जाता था और 2 दिन बाद नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के इतिहास के पन्नों से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।